Hello students, I am Dr. Priyanka, and now we were doing in the last sessions the additional supplement important material given by CBSE, and in the last unit we have in the last session we have completed the second unit of genetics and evolution. Now we're going to start with the next unit, that is human health and diseases, strategies for enhancement in food production and microbes in human welfare. That is, there are 3 chapters which are there in this unit. So first of all, let us discuss with human health and diseases. तो चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उस पर बात करते हैं, जो कि एनसीईआरटी जो कि सीबीएसई सप्लीमेंट मटेरियल दे रहा है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह आप लोगों को बता रहा है. अगर बात करती हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की, तो चैप्टर नंबर 8 है ये. चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में अगर हम लोग बात करेंगे, तो बात करेंगे हम लोग सप्लीमेंट मटेरियल की. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जब हम लोगों ने इसकी क्लास अटेंड की थी, तब हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी. आपको याद होगा कि वो एक हम लोगों ने बात की थी कि टाइफाई कैसे आया था. तो एक मैरी नाम की कुक हुआ करती थी, तो पूरे सबका खाना बनाया करती थी वो. तो obviously she was suffering from that typhoid diseases, and after her कफ ड्रॉपलेट्स जो कि फूड में चले जाते थे, उसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज है, उसकी वजह से वो डिजीज 1 पर्सन टू अनदर पर्सन टू द थर्ड पर्सन, ऐसे वो डिजीज पूरा फैल गया. राइट. अब हम लोगों ने बात करनी है कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस की, जो कि हम लोगों को पता चल रही है, लाइक कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस. अगर मैं बात करूं कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वायरल डिजीजेस की. वायरल डिजीजेस में हम लोगों का आता है कॉमन कोल्ड, एड्स, फिर मेरा आ जाता है बैक्टीरियल डिजीजेस. बैक्टीरियल डिजीजेस में बच्चे मेरा आ जाता है टाइफाइड, निमोनिया, बहुत सारे हैं बैक्टीरियल डिजीजेस. तो फिर मेरा आ जाता है प्रोटोजोअल डिजीजेस, जिसमें मेरा आ जाता है मलेरिया. उसके बाद आ जाता है मेरा एमीबियासिस. उसके बाद मेरा आ जाता है फंगल डिजीजेस. ठीक है. फंगल डिजीजेस में मेरा आ जाता है रिंगवॉर्म. उसके बाद मेरा आ जाता है हेलमिनेथिक डिजीजेस, जिसमें मेरा आ रहा है एस्क्रियासिस, एलिफिएंटेसिस. राइट. जिसको मैं फिलेरियासिस भी बोल सकती हूं. सबसे पहले हम लोग बच्चे थोड़ा सा बात कर लेते हैं वायरल डिजीजेस की. अब हम लोगों ने बहुत सारे ड्रग्स भी बनाए हुए हैं वायरल डिजीजेस पे, कि वायरल डिजीज पे ड्रग जैसे हम लोगों ने बनाए हैं. आपको बहुत सारे आपने देखा होगा कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या कभी कभी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपकी नाक बह रही है, आपको सर में बहुत पेन हो रहा है, आपको फीवर हो गया है, तो आप एक सिंपल सी लाइन बोलते हैं कि आपको वायरल फ्लू हो गया है. तो वायरल फ्लू क्या है? बेसिकली आपको वायरस का, आपका सीजनल वायरस था एनवायरमेंट में, और वो सीजनल वायरस आपकी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दिया है, जिस मल्टीप्लिकेशन की वजह से आपको काफी सारी ये वाले सिम्टम्स आने लग गए हैं.
अब क्या होता है, आप फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग अगर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो कॉमन फ्लू या इन्फ्लुएंजा का क्या ट्रीटमेंट होता है कि आप कोई भी बैक्टीरियल ड्रग खा लीजिए, कोई भी बैक्टीरियल ड्रग खा लीजिए, जैसे एजिथ्रल खा लिया आपने, एजिथ्रोमाइसिन खा ली आपने, कोई भी एजिथ्रल ड्रग खा ली, उससे आपको रिलीफ नहीं होगा। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको हमेशा वायरल फ्लू के लिए एंटी एलर्जिक ड्रग देगा, ठीक है। जैसे अगर वो आप उसके पास गए और अगर वो कोई डॉक्टर आपको कोई भी बैक्टीरियल ड्रग लिख रहा है, एंड बाय नोइंग द फैक्ट दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम, लाइक आपने एमोक्सिलिन लेनी या आपने एमोक्सीक्लेव ले ली, ठीक है, एमोक्सीक्लेव 650 mg ले ली। अभी एमोक्सीक्लेव क्या है बेटे, एमोक्सीक्लेव इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। जो भी आपको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बॉडी में तो सिर्फ उसको बैक्टीरियल, अभी बॉडी में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ही नहीं और मैं बैक्टीरिया को मारने की गोली खा रही हूं तो क्या मेरा बैक्टीरिया के खाने वाली गोली से वायरस मर जाएगा? नहीं मरेगा। बल्कि क्या होता है कि कुछ कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर वो आपको हाई रेटेड बैक्टीरियल ड्रग दे देते हैं, उससे क्या होता है, आपका वायरस तो नहीं मरता है लेकिन आपको थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है, आपको ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं आप ठीक हो रहे हैं, आपको नींद ज्यादा आने लग जाती है। तो बेसिकली एक हम लोगों का इंट्यूशन है कि अगर हमारे साथ ये सारा सडन चेंज हो रहा है, आप आराम से सो जाते हैं, ठीक है, जहां पे आप वायरल इन्फेक्शन के कारण पूरी रात नहीं सो पा रहे थे, बट आप एक बैक्टीरियल ड्रग ले रहे हैं तो आप उसको सो रहे हैं नशे की हालत में, नशे की हालत तो नहीं कह सकते बट थोड़ा सा डोज हाई हो गया है आपकी बॉडी का, तो मेटाबॉलिज्म की वजह से योर बॉडी स्टार्ट स्लो डाउन एंड वीकनेस की वजह से स्टार्ट योर ब्रेन स्टार्ट रिलैक्सिंग एंड इट गोज टू स्लीप। सो उसकी वजह से आपको फिर पता नहीं चल रहा है क्या काम हो रहा है। बट बैक्टीरियल ड्रग खाने से अगर वायरल इन्फेक्शंस ठीक होते तो दुनिया के सारे डॉक्टर्स बैक्टीरियल और वायरस का एक ही ड्रग बनाते, बट ऐसा नहीं होता। तो कभी भी वायरल इन्फेक्शंस के लिए हम लोग बैक्टीरियल ड्रग नहीं यूज करते हैं। कभी भी अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर कभी भी आपको एज सच एंटी बैक्टीरियल ड्रग नहीं देगा, वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, वो आपको एंटी वायरल ड्रग्स आजकल एज सच कोई इतना वो नहीं है कि आपको पता नहीं हम लोगों को चल रहा कौन सी सीजनल वायरस है और वो कब अपनी अनफेवरेबल कंडीशन में स्टेट नॉन लिविंग बीन के फॉर्म में आ जाए। तो एज सच हम लोग वायरल का कोई ड्रग यूज नहीं करते हैं, बट हम लोग क्या लेते हैं कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, जैसे आपकी रनिंग नोज आ गई, थ्रोट इन्फेक्शन आ गए, गले दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, सो दीज आर द सिम्टम्स जो कि आपकी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होने के कारण हो रहा है। हिस्टामिन आपको पता ही होगा, हिस्टामिन कोई भी आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है या हाइपर एलर्जिक रिएक्शन होता है, हाइपर सेंसिटिविटी के कारण इम्यून सिस्टम जब भी डेवलप होता है तब आपकी बॉडी में आपके जितने भी मास सेल्स हैं वो क्या निकालते हैं, हिस्टामिन निकालते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी हिस्टामिन आपकी बॉडी में निकला, जितना भी आपकी बॉडी में हिस्टामिन निकला वो उसको रिलैक्स कर रहा है। बेसिकली जो प्रोस्टोग्लैंडिस एसिड निकल रहा है हिस्टामिन के, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पे आपका प्रोस्टोग्लैंडिस और हिस्टामिन दोनों निकला हार्मोन, और उसकी वजह से रैश हो गया। तो जो भी बैक्टीरिया या फंजाई घुसने की कोशिश कर रहा था वो वहीं का वहीं खत्म हो गया, ठीक है। जैसे आपके टीयर्स में भी एसिड होता है जो कि एक एंटी बैक्टीरियल की क्लीनिंग ऑफ आइज का आप कहते हो ना, कि जैसे सलाइवा में भी आपका एंटी बैक्टीरियल फिल्टर्स लगे होते हैं या हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे आपके स्टमक में एसिड बनता है। तो एज सच, तो जब भी आप फॉर एग्जांपल आपने लीवोसिट्रिजिन एक टैबलेट खा ली या आपने कोई भी मॉन्टॉक्स खा ली या कुछ भी खा ली, तो उससे क्या होगा, बेसिकली उससे होगा कि आपका जो हिस्टामिन रिलीज है, हिस्टामिन रिलीज के कारण जो आपको सिम्टम्स निकल रहे हैं वो थोड़े से स्लो डाउन हो जाएंगे, वो थोड़े से उनमें रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। उनमें रिलीफ होने के कारण आप आराम से ऐसा नहीं होता, देखो वायरस का इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा दिन तक आपकी बॉडी में सरवाइव कर सकता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी वायरल इन्फेक्शन है और अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर हाई कर रही है बॉडी का, तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर हाई एक सिम्टम है, आपको बताने के लिए सिम्टम नहीं कर रही है आपकी बॉडी कि आपको फीवर है या आपको वायरल इन्फेक्शन है, नहीं।
बॉडी टेम्परेचर हाई इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि वायरस आपकी बॉडी के अंदर है, तो जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा वायरस के लिए कैसे कंडीशंस हो जाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशन होके वो एक नॉन लिविंग स्टेट में आ जाएगा और वो बॉडी के बाहर चला जाएगा, या उसको सुटेबल कंडीशन नहीं लगेंगी तो वो एज अ स्टूल जैसे भी आपने पास किया उसके कंडीशन में बाहर आ जाएगा। तो बॉडी का एक मैकेनिज्म इम्यून सिस्टम का ये है, लेकिन ये नहीं है कि आपको बता रही है बॉडी की नहीं आप तुम दवाई खा लो वायरल इन्फेक्शन की। तुम लोगों को वो जो टेम्परेचर, जब वायरल इन्फेक्शन होते हैं बेटे तब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इन्फ्लुएंजा या कोल्ड फीवर हो गया, उसमें क्या होता है कि बॉडी फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज कर रही होती है वायरल इन्फेक्शन में। क्यों ऐसा हो रहा होता है? क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट, जैसे 2-3 घंटे तक असर रहा बॉडी का, क्रोसिन खाया, डोलो कुछ भी खाया, पैरासिटामोल, पीसीएम खाया, तो 6-7 घंटे का असर रहता है वैसे अगर मैं बात करूं तो, बट वो बॉडी 3-4 घंटे के अंदर अंदर ही फ्रीक्वेंटली टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है एंटीपायरेटिक खाने के बावजूद भी। तो उसका क्या मतलब है, एंटीपायरेटिक खाने के बावजूद भी अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है दैट मीन्स कि वो फ्रीक्वेंटली एक्शन ले रही है कि वायरस के लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए और वायरस फटाफट से स्टूल के साथ बाहर आ जाए, राइट। So this is a mechanism in which body is performing such a mechanism so that your foreign organisms may be released out from the body as soon as possible. ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी ऐसे ही होते हैं, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है, बॉडी सिम्टम्स शो करती है, लेकिन उसके लिए हम लोगों के पास अच्छे खासे वाइड कैटेगरी ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। ऐसे ही टाइफाइड हो गया, ऐसी नमूनिया हो गया, वैसे ही प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है लाइक मलेरिया, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम इज सच काइंड ऑफ एन से फंगल डिजीज हो गया, फंगल डिजीजेज मुंह का हो गया, कैंडियासिस हो गया आपके जेनाइटल्स पार्ट का। जेनाइटल पार्ट में क्या हो गया कि वहां पे जैसे मेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, मेल्स पेनिस में, ठीक है, कैंडियासिस हो गया, ऐसे आपके मुंह में हो गया, ओरल थ्रश के कारण आपका हो गया, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शन जो कि आपका हो गया। तो उसमें क्लोट्रिमाजोल या सल्फर ड्रग्स विल बी यूज्ड इन क्योरिंग दिस फंगल इन्फेक्शंस। ऐसे ही व्हाइट कलर के बरसातों में अगर आप जूते पहन ले तो व्हाइट कलर का रिंग आ जाती है, या किन्हीं के घरों में डॉग्स हो, ठीक है, पग्स वगैरह हो, पग्स की स्पीशीज हो या कोई हो, अगर उनकी बॉडी पे व्हाइट कलर के पैचेस बने हुए दैट मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम द फंगल इन्फेक्शंस। ऐसे ही हेलमेंथिक डिजीजेस, हेलमेंथिक जैसे प्लेटी हेलमेंस या कोई वॉर्म्स के कोई डिजीजेस हैं जो पेट में है, ठीक है, सो दीज आर। ऐसे ही फिर एनसीईआरटी आप लोगों को बता रही है इम्यूनिटी पे, इम्यूनिटी का अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दे रही है जिसमें वो बता रही है इम्यूनिटी को लेके 2 टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी और एक होती है इनबॉर्न इम्यूनिटी। सो ये इसमें 2 तरीके की आ जाती है, एक आ जाती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक आ जाती है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी की बात करो और एक्टिव इम्यूनिटी की बात करो तो पैसिव इम्यूनिटी भी एक तरीके से है बात। पैसिव इम्यूनिटी की अगर मैं मोस्ट प्रोबेबली बात करूं तो पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी भी ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो वक्त के साथ आप करते हैं। इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हम लोगों ने बात की थी, लेकिन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज की, अभी एंटीबॉडीज की बात क्या करने वाले हैं, antibodies are protein molecules called
इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgS, ठीक है। उसके बाद different types of antibodies produced in our body are IgA, IgM, this is kinda important, IgE, ठीक है, IgG and two longer। इससे पहले एक बात करेंगे कि each antibody molecule has 4 peptide chains, 2 smalls called light chain and 2 longer called heavy chains. Hence, antibody is represented as H2I2 के फॉर्म में आप एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम जरूर देख लीजिएगा। दो है, ठीक है। ये SS लिंकेज चेन, ये SS लिंकेज चेन, एंटीजन बाइंडिंग साइट, या तो 1 innate इम्यूनिटी है प्रेजेंट,
एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज द मेन थीम, जिसके बाद आप इसको और एनलाइटन कर सकते हो। राइट, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट उस पे एलर्जीज की। एलर्जीज की बात करेंगे, तो एलर्जीज की बात अगर मैं करूं, the exaggerated response or hypersensitivity reaction of immune system to certain antigen present in the environment is called allergy। ठीक है, जिसमें एलर्जी पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के आ सकते हैं, एड्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आ सकता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन बेनाइन और malignant tumor, differentiate between benign and malignant tumor। तो benign और malignant, benign and malignant की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज जो हमारी बेनाइन में आते हैं, दैट इज दे रिमेन confined to their original locations and do not spread to other parts. They are non-tumorous yeah, you can say they are non-cancerous tumors। इसमें they are heavy masses of proliferating cells, neoplastic tumor cells which grow very rapidly, invade and damage the
surrounding normal tissues, starving the normal cells by competing for viral nutrients. They are cancerous tumors. They are cancerous tumors. दूसरा, they cause little damage to the body, and next they cause heavy damage to the body as cancer spread fast wherever the mass of tumor stop or accumulates. It starts with new proliferation of carcinogenic cells. Right? Now, this is the chapter, the supplement material that is there, and everything is there, and the misuse by the sports person, every detail is given in the NCERT. The important things that are the additional part is the good humor hypothesis of health. So, state of body where there is a balance of certain humors or fluid like body, fluid like structure. ठीक है, आप उसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे. Expand AIDS and NACO, National AIDS Control Organization, NACO, National AIDS Control Organization, National AIDS Control Organization. Next is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Acquired deficiency syndrome. Right, we have discussed this. List the specific symptoms of MBBSs. Constipation, abdominal pain are some of the things. Cramps हो रहे हैं, stool pass नहीं करा जा रहा. So these are the some situations. NCERT textbook में आपका question number 30 very important है. How does the transmission of each of the following dust takes place? MBBSs contaminated food की वजह से होता है. निमोनिया, तो निमोनिया होता है कोई भी ड्रॉपलेट्स, अगर आप कम इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिया आपने. स्कैरस कंटामिनेटेड वाटर वेजिटेबल्स से हो जाता है आपका. मलेरिया, द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनोफिलिस मस्कीटो.
फिर एक आपका क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी में, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय मेटास्टेसिस। सो मेटास्टेसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर वेयर द सेल्स आर स्लॉट फॉर सच अ मैनर दैट wherever they stops or wherever they accumulate, they start the new neoplastic melagenic growth of tumor cells, which will further harm the body. As a result of this, the whole tumor will spread in such a manner. Okay, so additional questions are covered by this thing, and primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ if you want to discuss. So these are the lymphoid organs where immature lymphocytes differentiates into antigen sensitive lymphocytes, and these are the lymphoid organs where the provides the sites of interactions of lymphocytes with the antigen, which then proliferates to become the effector cells. So bone marrow and thymus are the primary lymphoid organ. Spleen, lymph nodes, tonsils, Spear's patches of small intestines and appendix are the secondary lymphoid organs. मतलब तो समझ ही चुके होंगे, एक जहां पे लिम्फोसाइट्स छोटे सेल्स से डिफरेंशिएट होकर लिम्फोसाइट्स बनते हैं। अभी ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आरबीसीज हो गया, वहां पे तो बेटे क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसकी, लिम्फोसाइट्स की। और एक लिम्फोसाइट्स अगर लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या है कि किसी को डिटेक्ट करना, तो अगर वो किसी को डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो उन जगहों पे खड़े हैं मेन मात्रा में, जहां पे वो किसी एंटीजन, कोई बाहर का फॉरेन मटेरियल आ रहा है, उनसे करके उनको मारने का एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर सेकेंडरी लिम्फोइड, जैसे टॉन्सिल्स हो गए आपके बॉडी में, ठीक है। और तो ऐसा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा एडिशनल मटेरियल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आया था, डिस्कस द रोल ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप इन द ह्यूमन। सो यही आपको लिम्फॉइड ऑर्गन्स का पूरा बताना है, 2 टाइप्स बताने हैं विद देयर एग्जांपल्स। ऐसे ही आपको ए सेक्चुअल एंड सेक्चुअल फेज 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, पूरी साइकिल बता के आपको प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल बतानी है, और 2 टेक्निक्स बतानी है विच आर यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर। तो 2 टेक्निक हो गई, एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो गई, एक आपकी सेलुलर ऑन्कोजेंस हो गई, ठीक है, ये दोनों टेक्निक हो गई। एक आपकी सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन भी हो सकती है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, 3-4 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर इट गेन्स एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी, सो ये भी आप बता सकते हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फ्रूट प्रोडक्शन। तो इस पे हम लोगों ने, जब हम लोग ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात की थी। एनिमल हस्बेंड्री को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने डेयरी फार्म मैनेजमेंट पे, एनिमल हस्बेंड्री को मतलब होता है लाइव स्टॉक, आपने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया हुआ है फॉर योर ओन बेनिफिट्स, और आपने अपने उनको प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेने के लिए आपने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया हुआ है। अभी एनिमल से हम लोगों को दूध मिलता है, प्रोटीनियशियस एग मिलता है, मीट भी मिलता है, उनका फ्लैश भी मिलता है, तो इसीलिए फिशेज हो गई, जैसे उनका फिश ऑयल मिलता है, वाइटामिन भी बहुत सारे एनिमल से मिल सकते हैं। तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें, अभी डेयरी फार्म मैनेजमेंट के आपने उन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया हुआ है जिनसे आपको मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने की हेल्प मिलती है। तो डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल and its product for human consumption. So obviously we have discussed it कि आप डेयरिंग को क्या कहते हैं, दैट मीन्स आप उनके मिल्क प्रोडक्ट्स की चाह में या मिल्क प्रोडक्ट्स लेने के लिए आपने उनको डोमेस्टिकेट किया है, ठीक है। इसी अगर आपको मिल्क लेना है तो मिल्क इज द मिल्क, उनका बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट आप उनसे ले सकते हैं, बट आपका मिल्क इज द प्राइमरी एम। तो मिल्क लेने के लिए सबसे पहले आपको उनको अच्छी तरह ब्रीड कराना पड़ेगा, सुपीरियर क्वालिटी की ब्रीडिंग करानी है सबसे पहले। हाइब्रिडाइजेशन में जितना आप पेरेंट सिलेक्शन ले रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी की होनी चाहिए। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में जैसे चिकन्स हो गए, डक्स हो गए,
एग के लिए, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड द सुटेबल ब्रीड्स, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, प्रॉपर फीड ऑफ वाटर एंड फूड, हाइजीन एंड हेल्थ केयर फॉर द बर्ड. सो दिस इज द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. ऐसे ही एनिमल ब्रीडिंग करानी है आपने, ठीक है. द टर्म ब्रीड रेफर्स टू द ग्रुप्स ऑफ एनिमल रिलेटेड टू अ डिसेंट सेम ग्रुप ऑफ स्पीशीज. तो एक सेम ग्रुप ऑफ स्पीशीज में जिसमें 2 सुपीरियर क्वालिटी के पेरेंट्स आप सेलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर देन यू गोना ब्रीड देम, ठीक है. ऐसे ही हम लोगों ने बात की थी उस टाइम पे इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग के, जिसमें आपने इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की बात की थी. कंटिन्यूड एक ब्रीडिंग में आप उनको ब्रीड कराए जा रहे हैं तो जो जीन फ्लो हो गया है उसका कहीं ना कहीं रिसेसिव जीन दिखाई देने लग जाता है, ना कि डोमिनेंट. तो उस डोमिनेंट के उसको कह देते हैं इनब्रीड डिप्रेशन, ठीक है. ऐसे ही आउटब्रीडिंग की बात करूं तो अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड को आप डोमेस्टिक ब्रीड करा रहे हैं, ठीक है. उसमें आ जाती है आपकी आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग, जिसमें आपकी आउट क्रॉसिंग में मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ स्प्रेन ब्रीडिंग हैविंग नो कॉमन इंसेस्टर, और इन क्रॉस ब्रीडिंग इन दिस सुपीरियर मेल्स आर ब्रीडेड एंड आर मेटेड विद द सुपीरियर फ्लेस ऑफ अनदर सुपीरियर ब्रीड कैरेक्टर, राइट. इंटरस्पेसिफिक hybridization to males and females of 2 different related species are mated, like आपका म्यूल, ठीक है, जो आपका खच्चर बना था स्पीशीज, ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने बात की थी व्हीट एंड राइस की. तो इसमें हम लोगों ने बात की थी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की थी. उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मन ई बॉर्लग नॉर्म अवार्ड की बात की थी. सोनालिका एंड कल्याण सोना की बात की थी, ठीक है. वीट सचेस जो 1963 में प्रोड्यूस होते हैं. ऐसे हमने जय रत्ना की बात की थी जो कि 2 सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज थी इंडिया की, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये हर बार इसमें क्वेश्चन उठता है, ठीक है. उसमें आपकी फिर 2-3 टेबल्स भी हैं जो आई थी, तो उन टेबल्स को. अच्छा, एक क्वेश्चन आया था व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन. तो उस पर आप जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद जो एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. इसमें पूछा गया है एक क्वेश्चन में कि एक्सपैंड yeah, you can write as name the technology that has helped the scientists to propagate on large scale of the desired crops in short duration. List the steps carried out to propagate the crops by the said techniques. तो technique is micro propagation.
जिसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर, is the technology by which a crop can be propagated in large scale in short duration. In this technique, any part of plant is taken out and grown in test tubes, flasks, under sterile conditions, in special nutrient media. नेक्स्ट अगर बात करूं, द आइसोलेटेड protoplasts from two different varieties of plants, each having desirable character are fused to get hybrid protoplast which can be further grown to form a new hybrid. ठीक है, ऐसे ही इसमें बोल रखा, इन्होंने क्वेश्चन बोला है, with advancement in genetics, molecular biology and tissue culture, new traits have been incorporated into crop plants. Explain main steps in breeding a new genetic variety of a crop. So, the main step in plant breeding a new genetic variety of a crop
आर। तो बहुत सारी हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी और जर्म प्लाज्म। दूसरा, इवैल्यूएशन एंड selection of parents। तीसरा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन among two selected parents। Next, selecting and testing superior recombinants Next, testing release and commercialization of new cultivators। So these are the main। एक इसमें आती थी 5 hybrid varieties which have been developed in India। तो सबसे पहले आ रही है 5 hybrid varieties। तो wheat है, जिसकी है हिमगिरी, काउपी, पूसा कोमल, मस्टर्ड, पूसा गौरव, पूसा स्वर्णिमा। नेक्स्ट है चिली, पूसा सदाबहार। नेक्स्ट ओकरा, जिसे बोलते हैं भिंडी, ओका जिसे कहते हैं भिंडी। जैसे पूसा स्वर्णी, ठीक है, पूसा स्वर्णी 2 हो गई, ठीक है। सो दिस इज द 5 वेराइटी। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट सप्लीमेंट मटेरियल, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सप्लीमेंट पार्ट ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। तो इसमें हम लोगों ने बच्चे डिस्कस किया था बायोक्लोवायरसेस, बायो कल्टीवेटर्स। मैंने एक क्वेश्चन था जो मैंने उस टाइम पे बोला था कि हम लोग वो सप्लीमेंट्री में करेंगे, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स एंड द, जो हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था वो था बायोगैस प्लांट का, वो हम लोगों ने कर लिया था, बट उसके कुछ पोस्टुलेट्स रह गए थे। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया था, बट हम लोगों को जो चीज एक डिस्कस करनी थी वो थी द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर साइनोबैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया। दैट कुड बी डन, दैट इज टोटली डन, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो ये है दैट द मिनिस्ट्री ऑफ environmental, the Ministry of Environmental
the Ministry of Environment and Forests has initiated programs like Ganga Action Plan to save major rivers of the country from pollution. ठीक है, फ्रॉम पॉल्यूशन, जैसे कि यमुना एक्शन प्लान, एक आ गया था हमारा. ठीक है, दूसरा माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. सो अगर मैं इसकी बात करूं, सो बायोगैस इज अ mixture of gases, mostly methane, produced by microbial activity, which may be used as fuel, Methanogens like methanobacteria या methanobacterium produce large quantities of methane along with carbon dioxide and hydrogen by acting on cellulosic materials. These bacteria are commonly found in anaerobic sludge during sewage treatment and also in the rumen of cattle. Rumen को बच्चे कहते हैं small intestinal part of cattle. A lot of cellulosic material is present in the food cattle. In methanogens is used in generation of biogas, commonly called as gobar gas. राइट. अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसका देख लीजिए.
the technology used in biogas production called gobar rich in methanogens is used for generation of biogas developed by Indian Agricultural Research Institute IARI and Village Industries Khadi and Village Industries Commission, ठीक है, KVIC Commission, ठीक है, Khadi and Village Industries Commission has been grouped together to formulate a new technology of biogas, right? इसके बाद अगर मैं इसके क्वेश्चंस की बात करूं जो कि सीबीएसई में, तो आपको माइक्रोब्स, यील्ड एंटीबायोटिक्स, तो penicillin obtained from penicillium notatum is used to control many infection. It's a broad spectrum disease, right? broad spectrum antibiotic. तो पहले penicillium notatum का बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है. Name the group of organisms and the substrate that act on produce biogas. So methogen cellulosic material, on human animal excreta like a gobar. तो उन पे वो एक्शन करते हैं टू रिलीज अ मिथोजन गैस. सो एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तो बेसिकली स्लज डाइजेस्टर इज व्हाट बैक्टीरियाज ओनली. बैक्टीरियाज आर फंक्शनिंग अ वेल इनटू अ ग्रुप and they are working in special manner. Name some traditional Indian foods for wheat, rice and Bengal gram and their products which involves the use of microbes. जैसे बंगाल ग्राम हो गया ढोकला, ऐसे ही व्हीट का हम लोग यूज करते हैं ब्रेड को माइक्रोब्स यूज करने के लिए. ऐसे राइस जो हम लोग बनाते हैं, राइस से हम लोग बनाते हैं इडली डोसा, ये बनाते हैं हम लोग बाय फॉर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है, ऐसी पनीर हो गया आपका, स्विस चीज पनीर हो गया, बट दिस इज नॉट एन इंडियन प्रोडक्ट. वो स्पेसिफिकली इंडियन प्रोडक्ट मांग रहे थे, तो इसीलिए मैंने इंडियन प्रोडक्ट इन लोगों ने आंसर में ये रखा है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं. नेम एनी 2 वेराइटीज ऑफ चीज एंड मेंशन द नेम्स ऑफ माइक्रोब्स यूज. तो स्विस चीज एंड रोगेटफोर्ट चीज. सो पहले में प्रोपियो बैक्टीरियम और दूसरे में स्पेसिफिक फंजाई यू कैन यूज एज अ रोगफोर्ट चीज के लिए. ठीक है, प्राइमरी स्लज क्या होता है, सेकेंडरी स्लज क्या होता है, उसके बीच का इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये बोल रहा है. ठीक है, ऐसे ही बात कर रहा है व्हाट आर बैक्यूलोवायरसेस. बैक्यूलोवायरसेस का सिंपल डिस्क्रिप्शन है कि पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स. तो उनका डिफरेंशिएशन इसने बता रहा है, दैट इज न्यूक्लो पॉलीहेड्रो वायरसेस. वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लो पॉलीहेड्रो वायरसेस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता रहा है. नेक्स्ट इसमें एक बात और पूछ रहा है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होती है माइकोराइजर्स के बीच में. ठीक है, माइकोराइजर्स एज बायो फर्टिलाइजर्स कैसे यूज करते हैं. सो वो यूज हो रहे हैं माइकोराइजर एट बायो फर्टिलाइजर्स. कैसे यूज हो रहे हैं, क्योंकि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है यीस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया के बीच का या प्लांट के बीच का, जो नोड्यूल्स के फॉर्म में यूज हो रही है. और नाइट्रोजन जो मिनरल है वो सॉइल में ट्रांसफर कर रही है वेरी इंपॉर्टेंटली टू द प्लांट्स.
So here we're going to complete the supplement, the additional important material for the third unit, that is human health and diseases, and for 3 chapter, human health and diseases, strategies of food enhancement, and this is the last that we have discussed, microbes in human welfare. So in the next session, we're going to start with biotechnology unit, which is very important. The supplement material is very important for these 2 chapters, because these two chapters are newly invented in the CBSE. So the supplement material is more for those chapters. So we're going to meet in the next session. Thank you. Keep revising. Good luck. All the best.